व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां आज फिर से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की हियरिंग कंटिन्यू देखने को मिली है, क्योंकि कल की हियरिंग में पिटिशनर्स जिन्होंने इस रेफरेंस को चैलेंज किया है उनके आर्ग्यूमेंट्स खत्म नहीं हो पाए थे और आज वापस से इस केस में काफी तीखे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं। सीजे बीआर गवई ने कई काउंटर क्वेश्चंस भी रखे हैं। तो व्यूअर्स, आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इस केस की हियरिंग हो रही है, सुनवाई चल रही है, जिसके हेड है सीजे बीआर गवई। अब तक की आर्ग्यूमेंट्स ने काफी कुछ हमारे सामने रखा है। कहा गया है कि गवर्नर को अगर बहुत ज्यादा ही डिस्क्रेशनरी पावर दी जाएगी तो वो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर आ जाएंगे और एक ही लेवल पे पैरेलल पावर्स ना हमारे लिए ठीक होंगे और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ भी किया है। और वही कल की हियरिंग में टॉप सीनियर एडवोकेट सच एज गोपाल सुब्रमण्यम, के वेणुगोपाल एंड अरविंद पी दत्तर मौजूद थे, स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड पंजाब की तरफ से। अब यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है ये भी देखना कि जितने भी स्टेट्स हैं इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अगेंस्ट वो अपोजिशन पावर से है एंड इवन सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की तरफ से मौजूद थे, अनदर फ्यू अपोजिशन स्टेट्स। यानी कि जितना इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स उठ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमास हो रहे हैं, उतना ही ये केस पॉलिटिकल भी है। और वही आर्ग्यूमेंट्स में सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल, जो कि केरला की तरफ से मौजूद थे, ने ये हाईलाइट किया था कि गवर्नर को इतनी डिस्क्रेशन नहीं दी जा सकती है कि वो मनी बिल्स को भी लेकर इनडेफिनेटली होल्ड करके बैठ जाए। और वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने कर्नाटका की तरफ से मौजूद होते हुए कहा कि चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, दोनों असल में टिटुलर हेड्स हैं, मतलब उनकी पावर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के बेसिस पर ही होती है। अब इस हियरिंग के एंड में सीनियर एडवोकेट एस निरंजन रेड्डी भी मौजूद थे, स्टेट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, और आज उनके आर्ग्यूमेंट से ही हियरिंग स्टार्ट हुई है। अब लास्ट हियरिंग में उन्होंने एक मेजर पॉइंट उठाया था कि गवर्नर हैज नो डिस्क्रेशन, ही हैज नो ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल ओनली फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच गवर्नर इज बाउंड टू फॉलो, दिस इज द ओरिजिनल इंटेंट। और वही आज की हियरिंग पर फोकस करें तो हियरिंग की शुरुआत ही सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने की और उन्होंने शुरुआत की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को रेफर करते हुए। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल इंटेंट था वो क्लियर था कि गवर्नर डिस्क्रेशन के लिए कोई रूम होना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एम्फेसिस भी किया था डिलीशन ऑफ सच डिस्क्रेशन। और वहीं TT कृष्णमाचारी ने नोट किया था कि द गवर्नर एक्ट्स ऑन मिनिस्टेरियल एडवाइस विद द पावर सर्विंग ओनली एज अ चेक ऑन हेस्टी एक्शंस, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी डिसाइड किया था कि गवर्नर को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। आर्टिकल 163 was meant to specify discretion explicitly where intended, and since it was removed from Article 200, the governor is bound by aid and advice. अब इसी के बाद ये कहा गया है कि the second proviso further reinforces that the governor ordinarily has no discretion। तो घूम फिर कर यही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में भी यही कहा गया है कि गवर्नर के पास डिस्क्रेशन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ना ही उसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने आर्टिकल 163 की बात उठाई है, जो कि डील करता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर से। और चलिए इस पर एक नजर डालते हैं कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर in the exercise of his functions, except insofar as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। यानी कि इस आर्टिकल में दिया गया है कि यूजुअली तो गवर्नर को कैबिनेट मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करना है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्लिसिटली दिया गया है कि उन्हें अपनी डिस्क्रेशन लगानी है तो वो वहां लगा सकते हैं, बट हर सारे केस में ये पॉसिबल नहीं है। फर्दर उन्होंने कहा कि इवन ड्यूरिंग दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिकेटेड दैट द गवर्नर्स पावर्स नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू वाइटन देम नाउ। तो सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ये डिसाइड हुआ था कि गवर्नर के पावर को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे रीड क्यों किया जा रहा है कि उनकी पावर्स को वाइड करने की कोशिश हो रही है। फर्दर सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने कहा कि इवन इन स्टैट्यूटरी कंटेक्स्ट पावर्स आर वेस्टेड इन द गवर्नर, फॉर इंस्टेंस एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, with Tamil Nadu sought to replace the governor with the chief minister in this role. The question arose if the governor delays or refers such a bill to the president,
द कोर्ट मस्ट एग्जामिन द लिमिट्स ऑफ हिज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने वापस ये पॉइंट उठाया कि गवर्नर्स को ज्यादा पावर देना सही नहीं है, अगर वो बिल्स पे बैठ जाएंगे तो बहुत ही इश्यूज हो जाएगा। जिसके बाद एक की इशू को उन्होंने फोकस पे लाया कि इज वेदर अ गवर्नर विद सच स्टैट्यूटरी पावर्स कैन इनडेफिनेटली withhold a bill. Since the original intent gave the governor no discretion, courts must recognize that any independent power exists only in rare, narrowly defined situations, such as when no council of ministers is in place. तो सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने कहा कि अगर गवर्नर्स के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेयर केसेस में होंगी, हर केस में बिल्कुल भी नहीं होंगी। जिसके बाद उन्होंने एक्सपैंड किया है गवर्नर्स डिस्क्रिशन पे, which contradicts the clear removal of such power from Article 200 and is inconsistent with Article 163, which requires discretion to be expressly conferred. Courts have allowed it only in limited cases like absence of a council of ministers after elections, bias or self-interest of the council, or a fractured mandate. तो सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं जहां सिर्फ गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं, बट वो रेयर इंस्टेंसेस है। फर्दर उन्होंने कहा कि इफ अ स्टेट पासेस अ बिल ऑन अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 सबसेक्शन 1, इट इज ऑटोमेटिकली इनवैलिड, द प्रेसिडेंट कैन नॉट असेंट टू इट। अब यहाँ पे आर्टिकल 246 की बात हुई है जो कि डील करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, और उसका सबसेक्शन 1 कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉजेस 2nd and 3rd, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1 in the 7th schedule. In this constitution referred to as the Union List. और जिसके बाद फर्दर सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने कंटिन्यू किया कि फॉर लिस्ट 2nd मैटर्स द यूनियन जनरली हैज नो रोल एक्सेप्ट वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट लाइक अंडर आर्टिकल 253। और यहाँ पे व्यूअर्स आर्टिकल 253 डील करता है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। सिंपल वर्ड्स में कहा गया है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, पार्लियामेंट हैज पावर्स टू मेक any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention, any other country or countries, or any decision made at any international conference, association or other body. Further, senior advocate Reddy ने कहा कि in such state list subjects, the governor cannot withhold assent. Discretion arises only in concurrent list matters, and that too on the council of ministers request. अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने फर्दर कहा कि अक्रॉस ऑल 3 लिस्ट द गवर्नर हैज नो पावर टू विथहोल्ड और रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट. He isn't an extra constitutional advisor to the legislature. On justiciability, the president treats similar bills from different states differently. Such decisions can be subject to judicial review depending on the facts of each case. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट रेड्डी ने समझाया है कि किसी भी बिल्स पे, किसी भी लिस्ट में जो भी बिल्स हो या सब्जेक्ट मैटर्स, उस पे गवर्नर डिस्क्रिशन रोक ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट भी अगर डिफरेंट बिल्स को डिफरेंट स्टेट से कुछ डिफरेंटली ट्रीट करे तो उस मैटर पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। आज के दिन भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें गवर्नर प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड कही गई है। तो ये हियरिंग अभी भी कंटिन्यू हुई है। इसके लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।